हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हम? सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट रहती है। हमारे पास रहती है लीनियर, आगे इसकी टाइप्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद आ जाती है सर्कुलर, फिर आ जाती है हमारी रेक्टेंगुलर, फिर आ जाती है स्क्वायर बेस्ड, फिर डिफरेंट पॉलीगन की शेप्स। ये सब चीजें जो है हमारे सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है। मतलब जहां पर भी आपको बोला जाए कि हमारे पास n नंबर ऑफ पर्सन है, वी हैव n नंबर ऑफ पर्सन एंड हम लोगों को इनको n सीट्स पे बिठाना है। ठीक है, तो अब जब हम लोग किसी को बिठाते हैं, चेयर्स पे बिठाते हैं, रूम में बिठाते हैं या कैसे भी बिठाते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, हाय गुड इवनिंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जब पजल्स पढ़ी थी, तो वहां हम लोगों ने सीखा था कि अगर मुझे वन अबव बोला हो, है ना, वन फ्लोर अबव बोला हो, तो मैं गैप चेक करती हूँ। अगर गैप बोला हो तो मुझे किस तरह से लिखना है। वन ऑफ द फ्लोर लिखा हो तो मैं हिंट्स को कैसे ड्रॉ करती हूँ, यही सब सीखा था अभी तक हमने। लेकिन इन सब का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट, हाय प्राचिति, नाउ वी हैव डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन दिस सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स कैसे कैसे हो सकती हैं? ए इज इमीडिएट, immediately लेफ्ट ऑफ बी। अब इमीडिएटली लेफ्ट बोलेगा तो ए और बी को साथ में बना देना है और एरो लगा देना है। ध्यान से समझना, अभी मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझा रही हूँ कि आप लोग हिंट्स में इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे ताकि पेपर में कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, और प्रैक्टिस भी सेम एक ही तरह से करना। ऐसा नहीं कि एक बार हमने ऐसे बना लिया, दूसरी बार हमने किसी और तरीके से बना लिया, ऐसे फिर आप लोगों को पेपर में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब अगला लिखा है ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। टू द लेफ्ट ऑफ बी, आपको पता है कितना लेफ्ट में? नहीं पता। अब इनके बीच में एरो लगेगा। नहीं नहीं, जस्ट स्टार्टेड, आई जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया है और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से रिप्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट किया है। दो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, टू द लेफ्ट ऑफ पी, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब मुझे नहीं पता, अगर मैं बोलूं आई वाज देयर इन द रूम बट आई वाज टू द लेफ्ट ऑफ यू, मैं आपके लेफ्ट में कहीं बैठी थी, तो आपको क्या पता मैं कितने लेफ्ट में बैठी थी। ठीक है, अब मैंने लिखा ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब सेकेंड लेफ्ट लिखना है तो अब आपके पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है। बीच में एक पर्सन का गैप बना दो, या फिर ए बी और नीचे टू लिख दो। अब आप पूछेंगे कि मैम ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है, तो मैं आप लोग, मतलब मैं एज अ पर्सन जब भी पेपर अटेम्प्ट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आगे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आएंगे, ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इस केस में या तो आप बीच में पांच बनाओ, क्योंकि यहाँ सिक्स लेफ्ट बोला है तो एक हमेशा कम ही रहेगा। सेकेंड लेफ्ट बोला है तो बीच में एक ही पर्सन आया। इमीडिएट लेफ्ट बोला तो बीच में कोई पर्सन नहीं आया। ठीक है, यहाँ आप ए फाइव बी बनाओ या फिर आप सीधा ऐसा लिख दो ए बी और नीचे फाइव। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला रिप्रेजेंटेशन कई बार पेपर में गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि सिक्स का फाइव बनाना हम लोगों को थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिक्स, कि बी के सिक्स लेफ्ट में ए बैठेगा। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन तरह के पजल्स में वी आर गिवन विथ फ्यू डायरेक्शंस। हो सकता है पूरे लोग कहाँ पे बैठे हों? नॉर्थ में। जब भी आपको कोई नॉर्थ फेसिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आप अपना ही लेफ्ट और राइट लेके चलेंगे। जब भी आपके पास कोई साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन आएगा, आप लोग राइट और लेफ्ट को चेंज कर देंगे, अपने राइट और लेफ्ट को उल्टा बना देंगे। वेस्ट और ईस्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो इनको क्या करोगे आप? इनको आप बाय डिफॉल्ट नॉर्थ लेके सॉल्व करोगे, बट अपने दिमाग में रखोगे कि हमने इसको किसने किस डायरेक्शन में घुमाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ईस्ट डायरेक्शन में बैठा तो ऐसे ही बैठता है,
तो मैं इसको इस तरफ को घुमाऊंगी ऐसे को, तभी ये नॉर्थ बन पाएगा, है ना। एक रोटेशन देनी पड़ेगी ना, कितने डिग्री की, 90 डिग्री की, किस कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। बस इतना याद रख लेना कि मैंने वेस्ट से नॉर्थ बनाया है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाया, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन उस डायरेक्शन में पूछ लेता है तो, नहीं तो वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। नॉर्थ और साउथ वाला पॉइंट सबको क्लियर है? धीरे धीरे सारे पॉइंटर्स बता रही हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली यहाँ पे इमीडिएटली राइट बोला होता तो क्या बन जाता, बी के एकदम राइट में, और एरो हम लगा देते राइट का। यहाँ पे टू द राइट बोला होता, बाकी सब स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई कर रही हूँ। यहाँ पे टू द राइट बोला होता तो बी के इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी के कहीं राइट में ए आएगा, मुझे नहीं पता कितना राइट में। अच्छा, यहाँ पे सेकंड टू द राइट बोला होता, सेकंड टू राइट बोला होता तो बी के नीचे एरो बनाएंगे, देखो नीचे वाला एरो एग्जैक्ट पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला एरो समवेयर की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ए और सेकंड राइट बोला हुआ है। अगर सिक्स टू द राइट बोला होता तो बी, ए, बीच में सिक्स, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया। अब मैम, पेपर में हमें नॉर्थ दिया है, तब तो हमने क्या किया, टू द लेफ्ट बोला, तो हमने क्या किया, ऐसे को एरो बना दिया। लेकिन अगर हमें यही कंडीशन टू द अकॉर्डिंग टू साउथ दी हो, है ना, साउथ भी तो दे सकता है, तो टू द लेफ्ट किस तरफ बनेगा, इस तरफ को। तो अब यहाँ पर आपको क्या हो सकती है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगी ना यहाँ पे, क्योंकि पेपर में आपको याद नहीं रहेगा कि यार सारे साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल आ जाए, है ना। तो हिंट्स को हमेशा, ये स्टार मार्क कर लो, हिंट्स को हमेशा बाय डिफॉल्ट ही लिखना। कैसे लिखना, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से ही लिखना, चाहे वो आपको साउथ फेसिंग की दी हो, ईस्ट फेसिंग की दी हो, वेस्ट फेसिंग की दी हो या नॉर्थ फेसिंग की दी हो। बाय डिफॉल्ट आप लोग इसको हमेशा कैसे लिखोगे, सिर्फ हिंट्स की बात कर रही हूँ, कैसे लिखोगे, नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? मत लो, किस में बोलते हैं नॉर्थ ही लो, बनाते टाइम तो फिर गलत हो जाएगा ना। धनंजय, अगर आपके एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ए बी सी डी आर फोर फ्रेंड्स सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है, ए एंड बी आर फेसिंग नॉर्थ, सी एंड डी आर फेसिंग साउथ, ठीक है। ए और बी जो है वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, और बी, सी और डी कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ में। A sits second to the left of D, कुछ ऐसा सा लिखा है। तो अब देखो आप क्या करोगे, D के सेकंड लेफ्ट में A बैठा है, ये कौन सी डायरेक्शन बनाई है मैंने, बाय डिफॉल्ट, हिंट्स लिखने के लिए, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि डी कौन सी फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो मैं यहाँ पे साथ में एरो कौन सा लगा दूंगी, साउथ का। समझ में आया? ना ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आया। हिंट्स को आपको बाय डिफॉल्ट लिखना है, क्योंकि हो ऐसा ना हो ना कि पेपर में आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये हमने कौन सी साइड की, अच्छा ऐसा लिख लिया होता मैंने, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी होती और मैं ऐसे बना देती, है ना, या फिर मैं इसको बाय डिफॉल्ट साउथ के हिसाब से लिखूं तो ये ऐसे बनना चाहिए था, बनना तो ये ऐसे चाहिए साउथ के हिसाब से, बिकॉज साउथ के हिसाब से ये लेफ्ट है और ये राइट है।
ठीक है। या तो फिर आप हर किसी में ऐसे बनाते जाओ, या फिर बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग करके हिंट्स को लिखते जाओ और बाद में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी, साथ साथ में आपको समझाती जाऊंगी। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? अच्छा हाँ, हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कहती हूँ एक बेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको बेस में क्या बोला होगा कि आपकी रो में 7 पर्सन है, 8 पर्सन है, 9 पर्सन है, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी पहले ही लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर मेरे पास 8 पर्सन वाली एक पजल आती है और मैं आपको कहती हूँ ए सिट्स, सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, और मैं अगर पहले ही लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बता रही हूँ ये ऐसा क्यों किया मैंने। तो हो सकता है ए इधर बैठा हो सकता है ए इधर बैठा हो सकता है ए इधर बैठा हो, या हो सकता है ए इधर बैठा हो। तो क्या आप पेपर में 4 पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हो? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 4 पॉसिबिलिटीज बनाओ? नहीं। तो आप लोग इसको ऐसे कभी नहीं करोगे। अगर आपको इस तरह की कोई लाइन दिख जाती है तो आप सिर्फ इतना ही ड्रॉ करोगे, ए 1 2 3 छोड़कर बी। तो कितने प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गए? 5। और बाकी की पोजीशंस को ज्वाइन करके, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल में करते थे ना हम, हिंट्स को क्लब करते थे, हिंट्स को क्लब करते थे और उसके बाद हम लोग देखते थे कि आगे पीछे करके कैसे हमारे बॉक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी सेम आपको वैसा ही करना है, पहले ही लाइनें बना के नहीं रख लेनी। अगर कोई डेफिनेट हिंट दिया हुआ है, जैसे आपको किसी ने बता दिया कि अ पर्सन इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, अगर कोई एक्सट्रीम एंड से सेकंड नंबर पे बैठा है, तब तो ठीक है, तब तो आप बेस बना सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लिखा है पी टी क्यू यू एस और आर, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, सबका लेफ्ट ही है और सबका राइट ही है, ऐसे ही बनता है ना, ये सबका लेफ्ट और ये सबका राइट। ऐसे स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पर हमें बेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि एस की पोजीशन हमें फाइनल करके दी हुई है। आर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। अब टी के फोर्थ राइट में है, तो ना ही मुझे आर के बारे में अभी कुछ पता है, ना ही मुझे टी के बारे में पता है, नीचे रख दो। पी और आर दोनों ही एंड्स पे नहीं बैठेंगे, ये दोनों कहाँ नहीं बैठेंगे? एंड ऑफ द लाइन में नहीं बैठेंगे। क्यू इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ पी, क्यू जो है वो पी के कहाँ बैठ रहा है? सेकेंड लेफ्ट में। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी डेफिनेट हिंट इसके अलावा ज्वाइन ही नहीं हो रही, क्या इसमें से आप कुछ और ज्वाइन कर सकते हो? नहीं। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे ना पी आएगा ना आर आएगा, इस पोजीशन पर भी पी और आर नहीं आ सकता। तो अब बॉक्स वाले पजल में हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते थे? हम लोग देखते थे हिंट विद द मैक्सिमम गैप, वही चेक करते थे इसमें वो कौन सी हिंट है जिसमें मैक्सिमम गैप दिया हुआ है। इसमें कौन सी हिंट है जिसमें मैक्सिमम गैप आपको दिख रहा है? टी एंड आर, ठीक है। टी और आर अगर फोर्थ राइट है, अब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट। देखो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट, ठीक है। अब मैं टी को यहां रख सकती हूँ क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये साइड राइट है। अगर मैं टी यहाँ रखूं, 1 2 3 छोड़कर आर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे टी रखूं, पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, स्टार मार्क करके बता रही हूँ, टी 1 2 3 4, फोर्थ नंबर यहाँ आर आ सकता है? नहीं, बिकॉज आर एंड ऑफ द लाइन में नहीं बैठेगा, विच मीन्स टी और आर की यही दो पोजिशन होने वाली हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब P के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठेगा, यहाँ P आ नहीं सकता, तो P के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, ये बन गया और ये पोजीशन आ गई U की। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे आपको इनको ड्रॉ करना होता है? क्या आपको समझ में आया? क्लियर? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चंस आप लोग खुद से बना लेते हैं, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। वी हैव 5 पर्सन
ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट, सिटिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है साथ में। अब ये नेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अब हो सकता है उसने लेफ्ट साइड से बोला हो कि आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू, या राइट साइड से बोला हो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो इस तरह की जब हिंट आप लोग ड्रॉ करोगे तो आप दोनों केसेस नहीं लिखोगे। आप लोग क्या करोगे, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी मतलब नीचे एक एरो बना दोगे दैट दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी एंड डी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी जो है वो ई के साथ अब क्या है, नहीं बैठेगा, साथ में नहीं बैठेगा, तो ये बैठाने का ही वो होता ना सिंबल। तो इसको इसके साथ नहीं बिठाना है। ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, 1 2 3 4 एंड 5। ई जो है वो कहाँ है, लेफ्ट ऑन एंड ऑफ द बेंच पे है। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, सी राइट से सेकेंड पोजिशन, ये राइट से फर्स्ट, ये राइट से सेकेंड। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के कहाँ बैठेगा, राइट में, एंड ई, और ई के भी कहाँ बैठेगा, राइट में। ए सी आर टुगेदर, और ए और सी भी क्या है, आपस में टुगेदर है। बनाओ। अभी तक तो हो गया होना चाहिए, ये बहुत इजी सा है। सबसे ज्यादा हिंट्स किसके बारे में दिए, ई और सी के बारे में कुछ पता है? हाँ देखो, सी के बारे में पता है, ए के साथ बैठेगा, ए का बी के साथ बैठा है, सी का डी के साथ बैठा है, तो करो कंबाइन। वेरी गुड। बताना इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग। कुछ बी कह रहे हैं, कुछ ई कह रहे हैं। चलो देखते हैं। अब ए जो है वो सी के साथ बैठेगा, तो ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और ए को बी के साथ भी बिठाना, तो बेटा यहीं बिठा सकते हैं, ए बी, और यहाँ पे सी के साथ डी आ गया। तो ए किस किस के बीच में बैठा है, बी और सी के। सनत समझ में आ गया? जो गलती की है, जो भी की है, वो समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7 पीपल है। बनाइए जरा। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, डन है सभी का। अब ठीक है वॉइस? जिनका हो गया वो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, चलो, कोई है जो ट्राई कर रहा है ये क्वेश्चन अभी भी? चलिए देखिए, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के एकदम राइट में एफ आएगा, ई इज फोर्थ राइट ऑफ जी, और जी के फोर्थ राइट में ई आएगा। सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, सी जो है वो बी डी का नेबर है बेटा। अब बी डी इधर उधर भी तो हो सकते हैं ना, डी सी बी भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, इसलिए मैंने घुमा दिया। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड, और डी के जो एक थर्ड एंड पे बैठा है वो एक एंड पे बैठा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब डी के वन सॉरी डी के जो थर्ड लेफ्ट में बैठा है वो एंड पे बैठा होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये एंड पे बैठा है, बिल्कुल ठीक है। अब और तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, अब ऐसा करते हैं, इनको क्लब करते हैं अलग से। जी, 1 2 3 के गैप पे ई, और ई के बाद एफ, यही ऐसे ही क्लब होगा। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी पोजीशंस चली गई? 6 पोजीशंस चली गई। बताओ, यहां तक क्लियर है? बताइए। ओके, बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो। अब देखो, दो ही पोजीशंस हो सकती हैं। अब बी सी डी इकट्ठा रखना है, तो यही तीन पोजीशंस बची बी सी और डी को बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बी सी और डी, यहाँ पे जी रखती हूँ, 1 2 3 पोजीशंस छोड़ू, तो यहाँ पे मेरे पास ई एफ आ जाता है और ए भी आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया? बी सी डी। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे उठा लिया, इसको यहाँ रख दो। यहाँ रख देते हैं। 1 2 3 खाली छोड़कर ये आ गया मेरे पास ई और एफ। अब मेरे को बताओ, क्या बी और सी को साथ में रख पा रहे हो आप? नहीं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे, ये आसान सा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो बनाओ। कल मॉर्निंग कौन सा डाउट सेशन है आप लोगों का? हो गया है कंप्लीट? लेना है कल डाउट सेशन की अभी और टाइम चाहिए?
ओके। वेरी गुड सनत। आंसर करना है इस क्वेश्चन का भाई, बाकी लोग। वेरी गुड प्रचुति। यू। ओके। आपको कैसे पता कि सनत का सही है? अच्छा, पूनम का ए बन रहा है। ओके, सबके आंसर अलग अलग हैं। वैसे एक आंसर सही है अभी तक। किसको लगता है उसका बिल्कुल ठीक है तीनों में से? Out of Prachati, Poonam and Sanat, who think that his or her answer is correct? किसी को नहीं लगता? चलो, ये भी बढ़िया है। किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। चलिए, so out of these 8 people, they all are sitting in the north direction. P is fourth right of T, T के fourth right में P बैठेगा। W is fourth left of S, S के fourth left में W बैठेगा। R and U, who are not at the end of ends, are neighbor of Q and T respectively. R जो है वो Q का नेबर है, and U जो है वो T का नेबर है। और R और U ये दोनों ही कहाँ नहीं बैठते? एंड्स पे। W is immediate left of P, P का एकदम से लेफ्ट में W बैठा है, एंड P इज नेबर ऑफ Q। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ भी डैश डैश नहीं बनाते, यहीं से शुरू करते हैं। डेफिनेट इंफॉर्मेशन, P के एकदम से लेफ्ट में W आएगा, और P के साथ Q भी बैठता है। अगर ये इसके लेफ्ट में है तो ये इसके राइट में होगा। P Q W से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन? यस, ये रही। T के थर्ड फोर्थ राइट में P, मतलब बीच में 3 का गैप। तो 1 2 एंड 3, 3 के गैप पे क्या आ जाएगा?
टी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हमारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। एस के फोर्थ लेफ्ट में डब्ल्यू आएगा। अगेन 3 का गैप, 1 2 3 के गैप पे कौन आ गया? एस। कितनी पोजीशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 8 की 8 पोजीशंस बन गई, हम लोग को केसेस भी नहीं बनाने पड़े। आर के साथ कौन बैठता है? क्यू बैठता है। यू के साथ कौन बैठता है? टी बैठता है, और बीच में वी आ गया। बहुत सिंपल सा तो था। ओके, 1 मिनट, मैंने लेफ्ट का राइट कर दिया। ओके ओके ओके, मेरे नेबर्स गलत बना दिए। मैं, मेरा बी आया था, बट पूनम साल व्रत का आंसर देख के मैं नहीं बोल पाया। अच्छा, हाँ जी, क्लियर है सभी को? किस किसने मेरे जैसे किया है? आर एन यू कैसे डिसाइड किया? लिखा है आर एन यू कॉमा, मतलब इन दोनों के बारे में बताया। विच आर नॉट द एंड्स, जो कि एंड्स पे नहीं बैठे हैं। आर, ये दोनों नेबर है किसके? क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन इज नेबर ऑफ क्यू एंड सेकंड पर्सन इज नेबर ऑफ सेकंड पर्सन। मतलब आर इज नेबर ऑफ फर्स्ट पर्सन क्यू है, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये दोनों नेबर है। एंड यू इज नेबर ऑफ टी। क्लियर है? ठीक है प्राचिति, वेरी गुड। किस किसने ऐसे किया था? एक सनत ने ऐसे किया था। तो देख लो, यहाँ पे बेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे बेस लेके बनाते तो आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार यहाँ रखते, एक बार यहाँ रखते, और ऐसा काफी अभी भी करवाया जाता है। काफी जगह पे अभी भी ऐसे केसेस के साथ करवाया जाता है। ठीक है, देखा किसी ने? अभी भी ऐसे ऐसे काफी जगह पे बोला जाता है कि ऐसे ऐसे बनाओ, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं होती है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर स्पेशली। ठीक है, लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो। थोड़ा सा लेंदी है, धीरे धीरे साइज ऑफ द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ बनाऊं तो आप मुझे बता दो, मैं आपके साथ साथ बनाती हूँ। वैसे ये मैं खुद ही करवा देती हूँ, अगला आप खुद से करना। यहाँ लिखा है 8 फ्रेंड्स हैं, नॉर्थ फेसिंग है, बहुत अच्छी बात है। एन सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ। एन जो है वो ओ के कहाँ बैठा है? थर्ड लेफ्ट में। ओ जो कि वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में बैठा है। अब मुझे ये बताओ, ओ अगर एंड ऑफ द रो में बैठा हुआ है और उसके लेफ्ट में एक पर्सन है एन, तो मुझे बताओ ओ जो है वो राइट एंड पे बैठेगा कि लेफ्ट एंड पे बैठेगा? तो ओ जो है वो कौन से एंड पर बैठेगा? राइट। सनत, आप ट्राई जरूर करो, मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए करवा रही हूँ। इसका अगला क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे ही डिजाइन किया गया है, वो आप खुद से करना। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पर आ गया ओ। और 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आ गया मेरे पास एन। एन और ओ में से कोई भी एल का नेबर नहीं है। एन और ओ ये दोनों ही किसके साथ नहीं बैठ सकते? एल के साथ। ये लाइन मैंने बताया था एडजेसेंट की लाइन होगी अब आपकी। क्यू एल आर इमीडिएट नेबर्स। क्यू और एल जो है वो नेबर्स हैं, दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। क्यू और एल दे आर नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, और ये दोनों ही कहाँ नहीं बैठ सकते? एंड ऑफ द रो में नहीं बैठ सकते। के सिट्स थर्ड राइट ऑफ एल। एल के थर्ड राइट में कौन बैठेगा? के बैठेगा। एम जो है वो रो में के एंड में नहीं बैठेगा, और एम भी कहाँ नहीं बैठता? एंड पे नहीं बैठता। एम क्यू इज नेबर ऑफ एन। एम और क्यू इन दोनों में से कोई भी किसका नेबर नहीं है? एन का। जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। जे जो है वो एम के कहाँ बैठा है? थर्ड लेफ्ट में। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी है? देखो, ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी है? इसको कहते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो एंड्स पे कौन नहीं आ सकता? क्यूएल। ये वाला एंड तो चलो भरा हुआ है। ठीक है, और कौन सा नहीं आ सकता? एम नहीं आ सकता। एन और ओ, मतलब मेरे पास ये जो पोजीशन है, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता? एल नहीं आ सकता। यही बोला है ना? अब देखो, ये तीन पोजीशंस निकल गई। अब मेरे पास पोजीशन एल के लिए कौन सी बची? एक ये वाली और एक ये वाली। आई हैव ओनली लेफ्ट विथ 2 पोजीशंस फॉर एल। जल्दी बताओ।
लेफ्ट विद ओनली 2 पोजीशंस फॉर एल, ये तो हो गया। ये भी मैंने लिख लिया और ये भी मैंने लिख लिया। बताओ। आई एम लेफ्ट विथ हाउ मेनी पोजीशंस फॉर एल? बेटा जल्दी बताओ। ओनली 2 पोजीशंस, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब मैं यहाँ पे पहले एल रखती हूँ, तो 1 2 3, क्या थर्ड राइट में के बन सकता है? नहीं, इस पोजीशन पे तो नहीं बन पा रहा। तो यहाँ रख के चेक करते हैं, 1 2 3, यहाँ पर आ गया मेरे पास के। क्लियर है? अब m जो है वो भी n के साथ नहीं बैठता, तो यहाँ भी m नहीं आ सकता और q भी यहाँ नहीं आ सकता। समझ रहे हो? कितनी पोजीशंस है जो q की कैंसल आउट हो चुकी हैं? एक ये वाली, एक ये वाली, 2 पोजीशंस तो q की कैंसल आउट हो चुकी हैं। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में? थोड़ा सा डिफरेंट है इसीलिए करवा रही हूँ, समझ लो। अब बारी आती है एम के थर्ड लेफ्ट में जे बनाने की। एम इस पोजीशन पे आ सकता है, यस, 1 2 3 जे बन जाएगा, ठीक है, टिक कर लो ऊपर, बन सकता है। यहाँ पे एम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं लिखा जा सकता। यहाँ एम लिखूंगी तो थर्ड लेफ्ट आएगा, नहीं आएगा, यहाँ एम बना नहीं सकते। तो इसका मतलब एम की ये पोजीशन और जे की ये पोजीशन फाइनल हो गई। अब क्यू इस पोजीशन पे आ नहीं सकता, तो क्यू इस पोजीशन पे आ जाएगा और बचा कौन? पी। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया वो समझ में आ गया? मेरा करवाने का एक ही लॉजिक था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इसमें एक बार अगर आपने सही से लॉजिक लगाना सीख लिया तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। जब बोलने को बोलती हूँ तब बोलते नहीं हो। अभी कोई फालतू का सवाल पूछूंगी ना, तो इतना बोलोगे ना आप लोग। इजी। सी द डिफरेंस? Sanath is doing this for the very first time and he is saying very easy. सो बेटा मेहनत करो, सब कुछ आसान लगेगा। और मुझे लगता है इसकी सारी शीट्स भी कंप्लीट होंगी अभी तक की। बनाना जरा ये क्वेश्चन। किस किस की सारी शीट्स कंप्लीट है अभी तक की, जितनी भी क्लासेस हुए हैं? वेरी गुड।
ओके, वेरी गुड। पूनम एंड धनंजय का हो गया है भाई, बाकी लोग? स्वप्निल, प्रचिति, सनत, शुभी। ओके, हाँ जी, डी है जी। ठीक है, सबका बन गया। कोई ऐसा जिसका ना बना हो? बताइए बेटा। इजी था, सबका बन गया। बहुत बढ़िया। एक बार चेक कर लेते हैं, लिखा है बी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। बी जो है वो फोर्थ लेफ्ट में बैठेगा जी से। जी हु इज सेकंड राइट ऑफ सी, जी जो कि सी के सेकंड राइट में बैठा है। एफ इज फोर्थ राइट ऑफ सी, सी के वन टू थ्री एंड फोर्थ, फोर्थ राइट में एफ बैठा है। एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, किसकी बात हो रही है? एफ की, क्योंकि ये एंड यूज हो रहा है। और एफ किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है? के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। के इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। तो 1 2 3 4 के गैप पे ए इधर आ जाएगा। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के और बी, तो डी इधर पोजिशन पे आ नहीं सकता, एक ही पोजिशन बची। तीन लोग बैठेंगे जे और ए के बीच में, तो जे के लिए यही एक पोजिशन बचती है। और बची हुई पोजिशन बी सी डी, ए बी सी डी, ई बचा है ना ई तो है ही नहीं। जे एफ जी और एच, ये एच आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, हार्डली कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था। ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। करो जरा ट्राई। हाँ, मॉर्निंग भी ली थी मैंने, मुझे लगा था कि शाम को मेरे पास टाइम नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई टुक वन क्लास इन मॉर्निंग। बट मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, आज दादी को छुट्टी होनी थी, हुई नहीं। कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने थे डॉक्टर को, इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। जल्दी तो क्या, मैं अभी आई थी वापस जब मैंने क्लास शेड्यूल की थी। तो मुझे लगा क्लास ले लेते हैं। हो सकता है कि कल मैं लेट हो जाऊं तो कल मैं क्लास ना ले पाऊं, है ना। और मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों के पेपर है ना, पेपर आने वाला है, तो सिलेबस उससे पहले होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग ये शीट्स को टाइमर के साथ कर रहे हैं? फ्री होके बाद में जब एक आध बार बना लेते हो, उसके बाद टाइमर के साथ कितने लोग करते हैं? विद टाइमर। टाइमर के साथ क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब 50 सेकंड से, सॉरी 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन को। अच्छा, ठीक है जी।
ऑनेस्ट अपने साथ हो जाओ। अभी स्टार्टिंग में एक दो बार में नहीं करना है बेटा, लेकिन दूसरी तीसरी बार में स्टार्ट कर दो। दैट विल हेल्प यू। ओके। हाँ जी, बिल्कुल यही है जी। धनंजय थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। अ, नहीं, वो तो अच्छी बात है डायग्राम के साथ किया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा वर्बल भी तो ट्राई करना है ना। हमें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें चैप्टर्स रटे थोड़ी ना होने चाहिए। हमें तो पेपर निकालना है ना। ओके। ओके जी। ठीक है जी, जानबूझ के किया, फिर मैं क्या बोल सकती हूँ। सबका बन गया ये क्वेश्चन। ओके जी। क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रेम किए तब तो बहुत अच्छा है। नहीं, आपकी कृपा है। इट्स नॉट माय कृपा, इट्स ऑल योर कृपा कि आप प्रैक्टिस करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होता जाएगा सब कुछ। हाँ, वो फिर ठीक है। उसके लिए फिर टाइमर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, सबका डन है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर सिटिंग इन अ लीनियर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ पे कौन सी फेसिंग आ गई? साउथ फेसिंग। देयर आर 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन एस एंड वी। एस और वी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। टीएस सिट टुगेदर, टीएस दोनों साथ में बैठते हैं। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। मैंने आप लोगों को कहा था अपनी हिंट्स जो है वो किसके अकॉर्डिंगली बनाओ, बाय डिफॉल्ट बनाओ, ताकि हिंट लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के एकदम राइट में कौन बैठा है? यू बैठा है। जेड जो है वो किसी एक एंड पे बैठता है। वी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जेड। जेड के थर्ड राइट में कौन बैठा है? वी बैठा है। जेड इज इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, और जेड किसका नेबर है? वाई का नेबर है। एक्स डजंट सिट नीड टू यू, और एक्स और यू जो है ये दोनों साथ में नहीं बैठते हैं। तो मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं? 8 फ्रेंड्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 फ्रेंड्स आ गए मेरे पास। अब ये सारे कहाँ हैं? साउथ फेसिंग है। तो सबका लेफ्ट ये और सबका राइट ये। अब हम लोगों ने इसको दिमाग में रख लिया कि हम साउथ फेसिंग के हिसाब से बनाने वाले हैं। अगर मैं जेड को इस एंड पे बनाऊं तो मुझे थर्ड राइट बनाना है। तो क्या मैं राइट बना पाऊंगी? नहीं, क्योंकि राइट तो मेरा इस तरफ को है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, जेड की ये पोजीशन नहीं हो सकती है। तो जेड कहाँ आएगा? इस पोजीशन पे थर्ड राइट में भी 1, 2, 3। ये तो हमें पढ़ना आता है ना, राइट बनाया हुआ हमने। जेड के साथ वाई बैठेगा, ये हमने बिठा दिया। एक्स के एकदम लेफ्ट में वाई बैठेगा। लेफ्ट लेफ्ट मतलब इस साइड होता है, तो मतलब एक्स के लेफ्ट में वाई आ गया। ठीक है यहाँ तक। एसवी में 3 का गैप आएगा, 1, 2, 3 छोड़कर एस इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने ज्यादा बना दिए क्या? ये एस हो गया। 4 और 4, हाँ आप ठीक है। एस और वी में 3 का गैप हो गया। टी और एस साथ में बैठेंगे तो टी इधर आ गया। ठीक है। डब्ल्यू के एकदम से राइट में यू बनाना है, तो राइट इस तरफ है ना, तो यू इधर और डब्ल्यू इधर। बोलो क्लियर। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें होगा क्या कि जब आगे आप नॉर्थ और साउथ करोगे ना तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आपने ये हमने साउथ के हिसाब से बनाया, अगर आप इसको नॉर्थ लेके बनाना चाहते हो वैसे भी बना लो। लेकिन फिर थोड़ा सा ध्यान दे देना कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो पूछता उस हिसाब से है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8 आगे जाके आपने मिक्सचर भी करने हैं ना। मिक्सचर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ भी करना है ना धनंजय। तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको साउथ सॉल्व करने की आदत ही नहीं होगी तो फिर आपको वहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्थ लेके करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जेड को एक एंड पे बिठाया
और जेड के थर्ड राइट में वी बिठा दिया। वी और एस के बीच में 3 लोग आ गए। जेड के साथ वाई बैठा है, यही बोला था। एक्स के लेफ्ट में वाई बैठेगा, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। एंड टी और एस साथ में बैठते हैं और डब्ल्यू के एकदम से राइट में यू बैठेगा। देखो, जो आप इस तरफ को पढ़ोगे वही आपको इस तरफ को देखने को मिलेगा। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना। हाँ, थैंक यू सो मच सनत। लेकिन जब आपके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, जहां पर आपको बोला होगा कि 3 आर फेसिंग नॉर्थ एंड 3 आर फेसिंग साउथ, वहां पर आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वहां पर फिर आपको इस चीज की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको साउथ बनाने की आदत ही नहीं रहेगी। इसलिए अपनी आदत को पहले से ही खराब होने से बचा लो। एक क्वेश्चन ये बचता है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है जी। क्लियर है सभी को? कल सबकी जो यहाँ पे क्लास में बच्चे आए हैं, क्या आप सबका क्लियर डायरेक्शन वाले पूरा टॉपिक कंप्लीट है? अगर डायरेक्शन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट है बेटा, तभी फायदा है कल डाउट सेशन रखने का, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। तुम तो बोलो कुछ। मॉर्निंग। बट मैंने हुए नहीं थे या अभी ट्राई नहीं किए हैं? क्योंकि एज आई डिस्कस्ड विद अदर स्टूडेंट्स, तो कुछ बच्चों का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर शीट्स कंप्लीट नहीं हुई है तो डाउट सेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। आई विल टेक योर डाउट सेशन 1 और 2 डेज लेटर, अगर आप लोगों की अभी शीट्स कंप्लीट नहीं है तो। बताइए। ठीक है। अच्छा, कल हम क्या करते हैं ना, कल मैं एक वाईटी सेशन करूंगी। वाईटी पे सेशन करती हूँ एक पजल्स का। ठीक है, पजल प्रैक्टिस का। आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक वाईटी का सेशन भी हो जाएगा। सुबह 10 बजे ना 9 बजे। क्लियर है? टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock यू हैव वाईटी सेशन पजल्स की प्रैक्टिस का। जितने आपने पजल्स किए हैं ना, नहीं 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 नहीं, अभी मेंस वाली कैसे, आप थोड़े कर सकते हो अभी। ठीक है, तो कल के वाईटी सेशन में आप लोगों को भी आना है, तो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंगली प्लान कर लूंगी। जो आप लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, तो अपने ग्रुप पे एक बार मैसेज कर देना, टुमारो वी विल हैव वाईटी सेशन एट 9 o'clock फॉर पजल प्रैक्टिस। ठीक है, जितने हमने पजल्स किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे उसमें। ओके। क्यों 9 बजे क्या है? 10 o'clock ठीक है। 9 o'clock नहीं तो 10 o'clock ठीक है, जल्दी बोलो। अरे यार, क्रिकेट ज्यादा जरूरी है धनंजय। मुझे लगा पता नहीं कोई क्लास होगी। सनत बताएगा, सनत 9 o'clock और 10 o'clock, बिकॉज वो कभी नहीं ना करता किसी चीज के लिए। चलो जल्दी बताओ। बाकी बच्चे भी बताओ, 9 o'clock चाहिए या 10 o'clock? देखो, सी